हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस का तड़का पर। मैं हूं सुनील कुमार जायसवाल और आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण, जो कि यूपी पुलिस, एनटीपीसी, सीटेट, यूपी टेट, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और लोअर आदि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम यह पर्यावरण का चैप्टर पर्यावरण के परिचय के माध्यम से समझेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पर्यावरण के परिचय के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि परि और आवरण शब्द से मिलकर ही पर्यावरण शब्द बना हुआ है। परि का मतलब होता है कि चारों ओर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के चारों ओर जो आवरण होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा डी। मान लीजिए कोई वस्तु ये है तो इसके चारों तरफ का जो भी आवरण होगा वो पर्यावरण होगा। ठीक, ऐसे ही पर्यावरण के घटक तत्व क्या है या कौन कौन से होते हैं, इसको हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि यदि कोई भी वस्तु या व्यक्ति है, उसके चारों ओर जो भी वस्तुएं या चीज़ें पाई जाती हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि भौतिक या अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। जब हम भौतिक या अजैविक और जैविक पर्यावरण को मिलाते हैं तो हम एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जो कि भौतिक और जैविक घटक से मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अजैविक पर्यावरण में कौन कौन से शामिल नहीं है। तो जैसा कि हमने अभी बात किया कि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर ही पर्यावरण बनते हैं। तो अजैविक वो चीजें होती है जिसमें जीव ना हो। तो आप इस ऑप्शन को देखें तो ए, बी, सी एंड डी, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो वायु, जल और स्थल, ये तीनों ही ऑप्शन जो है निर्जीव है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि जो हमारा ऑप्शन डी है वह एक जीव वाला है, जिसमें कि जीव है और अजैविक में कोई भी जीव नहीं होती है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, वो डी होगा। चौथे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है किससे किससे होता है, पेड़ पौधे से, जीव जंतु से या जल से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से ही मिलकर पर्यावरण का, जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो है सी। पांचवें क्वेश्चन में क्या है कि अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अतः आप देखेंगे कि जो भौतिक वातावरण होता है वह जो हमारे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, जैसे कि भूमि के रूप, मिट्टियां, खनिज। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। जबकि ऑप्शन डी अगर हम देखेंगे बस्तियां, यह मानव निर्मित होती है। अतः इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वह होगा डी, भौतिक बस्तियां। ऑप्शन डी, भौतिक बस्तियां। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है किससे किससे होती है। ऑप्शन ए भौतिक तंत्र से, बी जैविक तंत्र से, सी भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, डी भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। अतः हम देखेंगे कि जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि जो हमारा पर्यावरण है जैविक और अजैविक तत्व घटकों से मिलकर बना हुआ है। तो अतः हम कहेंगे कि हमारे ऑप्शन डी में ये दोनों चीजें हैं, भौतिक जैविक और भौतिक जो है अजैविक है और जैविक तथा मनुष्यों द्वारा बनाया गया सांस्कृतिक तत्व भी है। जब इन तीनों से परस्पर क्रिया करते हैं तो हम कहते हैं कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। अतः ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी।
7वें नंबर क्वेश्चन में है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है पर्यावरण से? ए कहता है, ऑप्शन ए कहता है कि भूमि, जल, वायु, पौधों एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी कहता है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। सी कहता है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि उपर्युक्त सभी। अगर हम पर्यावरण के परिभाषा को देखें तो जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक तत्वों से, घटकों से मिल के ही पर्यावरण बनते हैं। अतः हम देखेंगे ए, बी, सी इन तीनों में ही जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक क्रियाओं का अंतःक्रियात्मक व्यवस्था का हमें बोध होता है। इसके तहत जब हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन क्या सही होता है? डी। 7 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का भाग नहीं है? जैसा कि हमने आपको बताया कि जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक तत्व मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। अतः हम देखते हैं ऑप्शन ए में भौतिक पर्यावरण है जो कि अजैविक पर्यावरण का भाग है, जैविक जो कि जैविक है और सांस्कृतिक पर्यावरण। अतः हम ऑप्शन डी को अगर देखें तो जो परिचालन पर्यावरण है यह पर्यावरण के तत्वों के वर्गीकरण का भाग नहीं है। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कथन क्या है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है और कारण है पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। अतः इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही है, बी ए और आर दोनों गलत है, सी ए गलत है और आर सही है, डी ए सही है और आर गलत है। अगर हम इस कथन को समझे पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, ये तो सत्य बात है। सारी चीजें हमें जो भी मिलती है हमारे धरती पे वो सब हमें पर्यावरण से ही मिलती हैं। और ये ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है क्योंकि पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। अतः हम कहेंगे कि ऑप्शन ए पूरी तरह सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए नैसर्गिक पर्यावरण, ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन सी शहरी पर्यावरण, ऑप्शन डी आधुनिक पर्यावरण। जब भी कोई क्रिया मनुष्य द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं मनुष्य प्रेरित क्रिया या मानव प्रेरित क्रिया। इसी को इंग्लिश में या अंग्रेजी में बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अतः जब पर्यावरण के बिहाफ पे हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? तो क्या पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, तो कौन सी तारीख है? 5 जून। कौन सी तारीख है पर्यावरण दिवस? 5 जून। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? किस वर्ष मनाया गया प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस? 1973 में। कब मनाया गया? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सतत विकास को इस रूप में परिभाषित करती है? विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे बिना आगामी पीढ़ी की उनकी अपनी जरूरतों को पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए। मतलब क्या है कि हम जो भी
प्राकृतिक रिसोर्स का प्रयोग कर रहे हैं उसको हम इस तरीके से प्रयोग करें कि हमारी आने वाली अगली पीढ़ी को भी उसी प्रकार यूज करने का मौका मिले जैसा कि हम करते हैं अपनी खुशियों के साथ। इसको हम कहते हैं सतत विकास, ठीक है। और सतत विकास की अवधारणा कब आई थी और किसने दिया था? तो सतत विकास की अवधारणा रियो अर्थ समिट का एजेंडा 21 में आया था। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये सतत विकास का जो है वो लिमिट टू ग्रोथ के अकॉर्डिंग ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आया था, ठीक। अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा आंसर होगा ए, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो वह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में इसी चीज की बात की थी। वो क्या था कि हम क्वेश्चन नंबर 13 हमारे आने वाले भविष्य की बात कर रही थी और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे खुद के इस टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात कर रही है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें कि वह कम से कम नुकसान हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? सतत विकास। कि हमारी जो विकास है हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो और सभी के लिए सामान्य रूप से और विकासात्मक हो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, जो कि आज पर्यावरण के परिचय के रूप में हुआ है। और इसकी अगली पूरा प्रोग्राम जो पर्यावरण का पूरा कोर्स है यूपीपीसीएस, आरओआरओ, यूपीपीसीएस लोअर और यूपीपीसीएस और सीटेट, यूपीटेट, एनटीपीसी आदि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उन सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।